सर्कुलर मोशन के पिछले 4 लेक्चर्स में हम लोगों ने अलग अलग टॉपिक्स को स्टडी किया और उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश की। अब उन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए उसको अप्लाई करके बहुत सारे प्रॉब्लम्स और न्यूमेरिकल्स को समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू फिजिक्स अबोर्ड। दिस इज़ 5th लेक्चर ऑन सर्कुलर मोशन और इस लेक्चर में मेनली डील करेंगे सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स और न्यूमेरिकल्स को। आइए लेते हैं पहला प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम ये है कि एक टर्न टेबल है जिसका सेंटर C है। ये क्या है? एक टर्न टेबल है। उस पे R डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर से एक ऑब्जेक्ट O रखा हुआ है मास M का, और उस टर्न टेबल के सरफेस और मास M के बीच में फ्रिक्शन अप्लाइड है, लग रहा है। ये रफ सरफेस है और उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू गिवन है। इज दैट ओके? तो पहला क्वेश्चन ये है कि अगर ये टर्न टेबल रोटेट कर रहा है यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा से, तो आपको बताना है कि ओमेगा मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए सो दैट ओमेगा मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए सो दैट द ऑब्जेक्ट डज नॉट स्लिप। ठीक है, फ्रॉम द सरफेस। पहला क्वेश्चन ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन ये है, अलग है पूरा ये पार्ट सेकंड क्वेश्चन का, कि अगर टर्न टेबल की स्पीड, एंगुलर स्पीड, इफ द एंगुलर स्पीड ऑफ टर्न टेबल increases uniformly from rest with angular acceleration कितना है एंगुलर एक्सेलरेशन? गिवन है अल्फा। देन फाइंड ओमेगा so that mass M और object M slips from the surface। ठीक है, ये क्या होना चाहिए? स्लिप कर जाए सरफेस से। तो पहला क्वेश्चन पहले डील कर लेते हैं, फिर बाद में ये डील करेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये टर्न टेबल क्या हो रहा है? यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड से मूव कर रहा है। पहला पार्ट क्या कर रहा है? टर्न टेबल रोटेट्स। टर्न टेबल मूव करने का मतलब है ना, यहाँ पर मेरा मकसद है मूव करना, जो मैंने कहा था उसका मतलब है कि वो सेंटर के अलोंग रोटेट कर रहा है। टर्न टेबल रोटेट्स विथ ओमेगा यूनिफॉर्म। तब क्या करना है आपको? ओमेगा मैक्सिमम यानी मैक्सिमम एंगुलर स्पीड निकालनी है सो दैट कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में बना रहे इस सरफेस से टर्न टेबल के, वो स्लिप ना कर जाए। तो सबसे पहला बात क्या है यहाँ पर? ओमेगा कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है मतलब कांस्टेंट। ठीक है, और जब ओमेगा यानी एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है। मैंने पिछले लेक्चर्स में इसके बारे में बहुत डिटेल बताया है। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर 0 है, बावजूद इसके अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहा है और भले ही उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है, फिर भी उसमें क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहता है, दैट इज इक्वल टू v² r। और अगर चूंकि यहाँ ओमेगा दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा? ओमेगा² r के बराबर हो जाएगा। अब एक चीज़ तो आपको ढूंढनी होगी कि वो कौन सा रिक्वायर्ड फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट पर लग के उसे सर्कुलर पाथ पर मेंटेन रखने के लिए मजबूर कर रहा है। तो वो चीज़ क्लियर है
इनिशियल इंफॉर्मेशन में ही आपको दिया हुआ है कि टर्न टेबल के सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में एक फ्रिक्शन अप्लाइड है जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन है, चूंकि रेस्ट में है। वो स्टैटिक फ्रिक्शन इसको क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को इस सर्कुलर पाथ पर मेंटेन रख रहा है। ठीक है, द required force that keeps the object on the circular path is frictional force। और ये क्या है, यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, जो उसको रेस्ट में मेंटेन रखेगा। देयरफॉर दिस इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देयरफॉर ये क्या हो गया, m इंटू ओमेगा स्क्वायर r। और आप जानते हैं कि ये ऑब्जेक्ट एक फ्लैट सरफेस पे रखा हुआ है। देयरफॉर ये फ्लैट सरफेस जो टर्न टेबल का है वो उस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, और दूसरा क्या होगा, एक ग्रेविटी इस मास पर लग रही है। इक्विलिब्रियम के केस में n माइनस एम जी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर n इज इक्वल टू एम जी। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज म्यू एस इंटू एन। n का वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट इज यहाँ पर इक्वल टू m इंटू ओमेगा स्क्वायर r। m से m कैंसिल आउट, देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एस जी डिवाइडेड बाई r। नाउ ओमेगा इज हाउ मच, रूट ओवर म्यू एस जी डिवाइडेड बाई r। यही वो एंगुलर स्पीड मैक्सिमम है, मैं यहाँ पर फ्रेशली लिख दे रहा हूँ। यही वो मैक्सिमम एंगुलर स्पीड है। ठीक है, जिससे अगर ये मेंटेन रह गया तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में बनी रहेगी, वो स्लिप करके बाहर की तरफ नहीं निकलेगी। नाउ एक बात मैं बता दूं कि ये वैल्यू आप आसानी से निकाल पा लेंगे अगर दिए हुए क्वेश्चन में इनके न्यूमेरिकल वैल्यू भी दिए हों। तो यहाँ आप g का वैल्यू आपको मालूम रहता है, r अगर गिवन हो और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो मैं वहाँ पर मैंने म्यू से लिखा है वो अगर गिवन होगा तो आप आसानी से इनको डालकर ये ओमेगा मैक्सिमम निकाल सकते हैं। तो ये पहला पार्ट था जब टर्न टेबल यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रही थी तो आपको मैक्सिमम एंगुलर स्पीड निकालना था ताकि वो ऑब्जेक्ट उस पर रेस्ट में बना रहे, स्लिप ना कर जाए। अब दूसरा पार्ट है कि अगर एंगुलर स्पीड ऑफ द टर्न टेबल इंक्रीज कर रहा हो यूनिफॉर्मली, कहाँ से, रेस्ट से इंक्रीज कर रहा हो, और उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन कितनी दी हुई है, अल्फा दी हुई है, तब आपको मालूम करना है कि कितना एंगुलर स्पीड होना चाहिए सो दैट के वो स्लिप करके निकल जाए, उसके सरफेस को छोड़ दे, या स्लिप करके सरफेस से रेडियस अलग बना ले, कुछ अलग रेडियस हो जाए, दूर चला जाए। ठीक है, आइए देखते हैं सेकेंड पार्ट। क्या कह रहा है कि एंगुलर स्पीड टर्न टेबल का यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, कहाँ से, रेस्ट से, और उसका एंगुलर एक्सेलरेशन भी गिवन है। जब एंगुलर एक्सेलरेशन गिवन है किसी ऑब्जेक्ट का तो जाहिर सी बात है कि उस पर एक टेंजेंशियल क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन भी एक्ट करने लगा है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू आर अल्फा। और दूसरा क्या है, वो तो हर हालत में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन काम करेगा, एंड दैट इज ओमेगा स्क्वायर आर इफ दिस इज रेडियस आर। तो अब जब ये दोनों एक्ट कर रहा है, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दोनों, तो हम सिंगल तो लेकर बात कर नहीं सकते हैं कि एक बार इसके लिए और एक बार इस एक्सेलरेशन के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। और ये रिजल्टेंट किधर लग रहा है, पैरेलल टू द सरफेस ऑफ दिस टर्न टेबल, लेट दिस इज AR।
मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ए आर इज, ये सब पहले से निकाल कर दिखाया हुआ है, मैं बार बार उसे नहीं जा रहा हूँ शो करने के लिए। देयरफॉर दिस ए आर इज इक्वल टू रूट ओवर ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर एंड ए सी इज ओमेगा स्क्वायर आर होल स्क्वायर प्लस ए टी हाउ मच आर अल्फा स्क्वायर। अब ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी तो इधर ही लग रहा होगा ना। फोर्स जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में लग रहा होगा, जो क्या करेगा, इसको एक सर्कुलर पाथ पर मेंटेन रखेगा। ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, पैरेलल टू द सरफेस ऑफ टर्न टेबल, इसी सरफेस पे लग रहा है। तो इस रिजल्टेंट के कारण, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन के कारण एक फोर्स भी एक्ट कर रहा है इस ऑब्जेक्ट ऑफ मास m पर। ठीक है, वो किधर एक्ट कर रहा है, पैरेलल टू द सरफेस ऑफ टर्न टेबल। ओके, तो अब ये फोर्स जो रिक्वायर्ड फोर्स है वो आ कहाँ से रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ से आ रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन से आ रहा है, जो कि इस ऑब्जेक्ट पर लग रहा है। और वो कहाँ लग रहा है, पैरेलल टू द सरफेस ऑफ टर्न टेबल। देयरफॉर दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। देयरफॉर दिस इज m इनटू रूट ओवर ओमेगा स्क्वायर r का होल स्क्वायर प्लस r अल्फा का होल स्क्वायर। और ये कितने के बराबर, फिर से वही सरफेस फ्लैट है, देयरफॉर कांटेक्ट जो लगेगा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स n एंड दूसरा ग्रेविटी के कारण वेट। देयरफॉर दिस इज म्यू s इनटू n एंड जब इसको इक्विलिब्रियम में लिखेंगे तो n इज इक्वल टू एम जी। देयरफॉर म्यू s इनटू एम जी दैट इज इक्वल टू m इनटू रूट ओवर ओमेगा स्क्वायर r का होल स्क्वायर प्लस r अल्फा स्क्वायर। नाउ m से m कैंसिल हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर म्यू एस जी स्क्वायर, ये रूट खत्म हो गया, ओमेगा स्क्वायर r का होल स्क्वायर प्लस r अल्फा स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया है इस लाइन में। नाउ हमें निकालना क्या है, ओमेगा स्क्वायर, तो उसको इस साइड हम ले लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर r का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू म्यू एस जी का स्क्वायर प्लस माइनस आर अल्फा, चूँकि ये उठ के इधर चला जाएगा, एक साथ जब कर देंगे तो माइनस आर अल्फा स्क्वायर। नाउ इसको ओपन कर लीजिए, ओमेगा स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर ओमेगा 4, आर स्क्वायर इज म्यू एस जी, इसको एज इट इज रहने दीजिए, माइनस आर अल्फा होल स्क्वायर। नाउ अब इसको आपको लिख लेना है, तो कितना हो गया, ओमेगा टू द पावर 4 इज इक्वल टू म्यू एस जी स्क्वायर माइनस आर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब मैं इसको यहाँ से वाइप करके लिख रहा हूँ ऊपर में, ओमेगा टू द पावर 4, अगर ये अलग अलग कर लेते हैं तो ये हो जाएगा म्यू एस जी डिवाइडेड बाई आर का होल स्क्वायर, चूँकि ऊपर भी स्क्वायर और नीचे भी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा ये आर अल्फा डिवाइडेड बाई आर का होल स्क्वायर, चूँकि यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर, अलग अलग करके लिख लिए, ये आर से आर कैंसिल आउट। देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू म्यू एस जी डिवाइडेड बाई आर माइनस ये स्क्वायर है माइनस अल्फा स्क्वायर पर ये रूट जो होगा वो 1/4, देख लीजिए यहाँ ओमेगा टू द पावर 4 था, यही ओमेगा आपका आएगा ताकि वो स्लिप करके बाहर ना निकल जाए या स्लिप करके अपने रेडियस से चेंज ना कर जाए, वो नया रेडियस ना ले ले, तो यही वो ओमेगा है। बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी सर्कुलर पाथ पर जिसकी रेडियस r है, एक ऑब्जेक्ट
ऑफ मास m इज एट पॉइंट P, जहाँ से उस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है फ्रॉम P टू O। ओके, ये उसकी सेंटर है C। तो आपको बताना है कि क्या रिलेशन है d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर डिवाइडेड बाई d थीटा अपॉन dt होल स्क्वायर के बीच में, या व्हाट इज द रेशियो ऑफ d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर डिवाइडेड बाई d थीटा अपॉन dt स्क्वायर। और ये एंगल गिवन है थीटा और ये फोर्स F है। सो क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए, कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर, सर्कुलर ट्रैक पर है किसी पॉइंट P पर, उस ऑब्जेक्ट का मास m है और उस पर सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स लग रहा है P से O की तरफ, दैट फोर्स इज F, एंड द एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड दिस डायमीटर इज थीटा। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ d2 थीटा डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर बाई d थीटा अपॉन dt होल स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, इस फोर्स को, उसके कंपोनेंट को देखना होगा। ठीक है, तो एक कंपोनेंट आप देख लीजिए, सबसे पहले तो इस लाइन को मिला लीजिए सेंटर तक। ओके, अगर ये थीटा है और ये देख लीजिए OC भी रेडियस है और PC भी रेडियस है, तो अगर ये R है तो ये भी R है, तो ये क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। देयरफॉर ये भी क्या हो जाएगा, एंगल थीटा हो जाएगा। उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा और ये 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? अगर ये और ये साइड इक्वल होता है तो बेस एंगल भी सेम हो जाता है, और अगर बेस एंगल सेम हो गया तो ये एक्सटीरियर एंगल इस दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। ये चीज़ एक अलग थ्योरम और ये चीज़ एक अलग थ्योरम। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए कि यहाँ पर इतने सारे इंफॉर्मेशन आ गए आपके पास। अब उसके हिसाब से आपको एक्ट करना है। इस फोर्स का 2 कंपोनेंट होगा, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट ये Ft और दूसरा सेंट्रीपिटल कंपोनेंट ये Fc। ठीक है, देख लीजिए अगर ये थीटा है तो इधर कितना हो गया, ये F cos थीटा, और इधर कितना हो जाएगा, F sin थीटा। इज दैट ओके? F cos थीटा कितने के बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखिए, दैट इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। इज दैट ओके? और क्या करना है, ओमेगा स्क्वायर यहाँ से निकाल लीजिए, दैट इज F cos थीटा डिवाइडेड बाई m r। ओके, उसी तरह F sin थीटा देख लीजिए, यहाँ पर F sin थीटा कितने के बराबर, ये बराबर हो जाएगा m a t टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के, और a t कितने के बराबर, r अल्फा के बराबर। देयरफॉर F sin थीटा इज इक्वल टू m r अल्फा। ओके, अब क्या है, यहाँ से अल्फा निकाल लीजिए, दैट इज इक्वल टू F sin थीटा डिवाइडेड बाई m इंटू r। ये एक पार्ट सिर्फ आया है, अब आप इसको एनालाइज करना होगा और इसे थीटा के टर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, देख लीजिए सर्कुलर मोशन किस लाइन के अलोंग आपको निकालना है, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट P टू C। सर्कुलर मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ ऑब्जेक्ट of mass m or particle of mass m along the line joining P to C। कितना एंगल बना रहा है, 2 थीटा। देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू d अपॉन dt, कितना, 2 थीटा। 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, d थीटा अपॉन dt। देयरफॉर d थीटा अपॉन dt कितने के बराबर हो जाएगा, ओमेगा डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पर दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ द साइड,
डी थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, ये देख लीजिए, ये आ गया यहाँ, कितने के बराबर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर कितना आपने निकाला हुआ है उसको भी आप लिख लीजिए, कितना आ जाएगा ये, एफ कॉस थीटा, ऑलरेडी ओमेगा स्क्वायर है, कंफ्यूज मत होइएगा, फिर से स्क्वायर मत कर दीजिएगा, डिवाइडेड बाई 4mr। ठीक है, ये रिजल्ट एक आ गया ऑलरेडी, कितना आ गया, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 4mr। इज दैट ओके? अब आइए अल्फ़ा के बारे में बात कर लेते हैं। अल्फ़ा, ये रिज़ल्ट ध्यान रखिएगा, मैं इसको यहाँ अभी छोड़ देता हूँ। अल्फ़ा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी होता है, और ओमेगा कितने के बराबर आ गया है, 2 इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। लिख लीजिए, डी अपॉन डी टी इंटू 2 डी थीटा अपॉन डी टी। 2 कॉमन आ जाएगा, कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, कॉमन नहीं कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, 2 इंटू डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। इज दैट ओके? अब मैं इसको हटा लेता हूँ। अब आप देखिए, अल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए, 2 इंटू डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ साइन थीटा डिवाइडेड बाई एम आर। देयरफॉर यहाँ मैं लिख रहा हूँ डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, एफ साइन थीटा डिवाइडेड बाई, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे चला गया, 2mr। एक रिजल्ट ये आ गया और एक ऑलरेडी आपने ये निकाला हुआ है। अब क्या कह रहा है, दोनों का रेशियो निकाल लेना है आपको। आइए दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। दोनों का रेशियो जब आप निकालेंगे, ये डी टू थीटा डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई डी थीटा अपॉन डी टी होल स्क्वायर। तो ये टर्म पहले पूरा लिख लीजिए, ऊपर में कितना हो जाएगा, एफ साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2mr। नाउ दिस इज हाउ मच, ये एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 4mr। अरेंज कर लीजिए, एफ से एफ कैंसिल आउट हो गया, और मैं कंफ्यूजन में नहीं डालना चाहता हूँ आपको, लिख लीजिए 2mr और ये कितना हो जाएगा, 4mr ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। mr से mr कैंसिल, ये 2 टाइम्स कैंसिल, 2 पहले लिख लीजिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज tan थीटा। ये आपका रिजल्ट आ गया कितना, डी टू थीटा डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी का होल स्क्वायर। ये रेशियो आपका निकल गया। क्या था यहाँ पर, कुछ खास नहीं, सिवाय इसके कि आपको एंगल्स को अरेंज करके और उसके अलोंग आपको सर्कुलर मोशन को देखना था और फोर्स के कंपोनेंट को आपको अलग अलग करके देखना था। तो जब तक आप प्रॉब्लम के ऊपर उसकी बारीकी को समझेंगे नहीं, तब तक आप उसे अलग अलग नज़रिए से देख नहीं पाएंगे, और अलग अलग नज़रिए से देखना ही सबसे बड़ा कमाल है, तभी जाके आपका प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाएंगे। बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन का सिचुएशन कुछ ऐसा है कि एक कोई ऑब्जेक्ट ऑफ मास m 2 लाइट और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ सेम लेंथ L और L से अटैच है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये पॉइंट P है, ये Q है जहाँ पर मास है, और ये R है, और P और R की बीच की भी डिस्टेंस उतनी है जितनी कि स्ट्रिंग और किसकी है, मास की डिस्टेंस है। और ये जो
इस दोनों स्ट्रिंग के साथ कुछ इस तरह अटैच है कि ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से इस हॉरिजेंटल सरफेस में क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो आपको क्या क्या फाइंड करना है, ये यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रही है, ये बात ध्यान रखना है। तो आपको क्या पता करना है, फाइंड द टेंशन इन PQ एंड RQ। एंड दूसरा क्या पता करना है कि ओमेगा कितना होना चाहिए सो दैट स्ट्रिंग रिमेन टाउट, यानी स्प्रिंग क्या रहना चाहिए, बिल्कुल टाइट रहना चाहिए, खिंचा हुआ रहना चाहिए, वो स्लैक ना हो। आइए, ये तीनों चीज़ें दी हुई है, ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ, तो ये क्या हो गया, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। देयरफॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल का सभी एंगल इक्वल होते हैं, सभी 60 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारी रेडियस R है और उस हिसाब से अगर देखें तो ये भी एंगल 60 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और ये भी एंगल 60 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर हम इसको मान लेते हैं टेंशन T1 है इसके अंदर और इसके अंदर टेंशन T2 है, तो ये कितना हो जाएगा, T1 cos 60, ओके, और इस डायरेक्शन में T1 sin 60, इस डायरेक्शन में T2 cos 60 और फिर से इसी डायरेक्शन में T2 कितना, sin 60। ठीक है, कंपोनेंट को आप अलग अलग करके देख लीजिए। अब यहाँ पर क्या है, mg, क्या, वेट ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। देयरफॉर इक्विलिब्रियम के इस केस में जब आप लिखेंगे तो T1 cos 60 माइनस T2 cos 60 इज इक्वल टू mg। इज दैट ओके? एंड cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो T1/2 माइनस T2/2 इज इक्वल टू mg। देयरफॉर T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 2mg। पहला इक्वेशन आपका आ गया। ठीक है, अब आइए, ये दो फोर्स जो टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है वही उस ऑब्जेक्ट को इस सर्कुलर पाथ पर रहने के लिए मजबूर कर रहा है, या यही दो फोर्स जो टेंशन का टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है वो एक तरह से उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, सो दैट कि वो ऑब्जेक्ट क्या करे, उस सर्कुलर पाथ पर मेंटेन रह जाए। देयरफॉर T1 sin 60 प्लस T2 sin 60 इज इक्वल टू मास ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट, और ये सर्कुलर मोशन में है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। देयरफॉर m ओमेगा स्क्वायर और ये रहा रेडियस। अब देखिए, ये sin 60 से निकाल लीजिए पहले, sin 60 डिग्री इज परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा, और हाइपोटेनस कितना है, L के बराबर। देयरफॉर R इज इक्वल टू L sin 60 डिग्री। देयरफॉर ये वैल्यू आपको क्या करना होगा, डिग्री के हिसाब से नहीं लिख के ऐसे ही इसे कैंसिल आउट कर देंगे। मैं थोड़ा इधर से लिख रहा हूँ, sin 60 T1 sin 60 प्लस T2 sin 60 इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, और R कितने के बराबर, L sin 60। sin 60 कॉमन ले लीजिए और कैंसिल आउट कर लीजिए, कितना हो गया, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर L। ये इक्वेशन नंबर 2। अब आपको चूंकि टेंशन इन PQ एंड RQ निकालना है और हमने मान लिया है T1 एंड T2, तो सॉल्व कर लें, बहुत आसानी से निकल जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को पहले ऐड कर लें। ठीक है, ऐड कर लिए तो ये कितना है, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 2mg, और ये कितना है, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर L। ये कैंसिल आउट, 2T1 इज इक्वल टू 2mg प्लस m ओमेगा स्क्वायर L। T1 इज इक्वल टू mg प्लस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर L।
ये T1 निकल गया, ठीक है। अगर इसी को सब्ट्रैक्ट कर लें, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट के लिए लिख दें तो कितना हो जाएगा 1 - 2। सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो ये हटा लेते हैं अभी, ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्ट में माइनस माइनस और माइनस, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये माइनस हो गया तो ये प्लस है और ये कैंसिल आउट, कितना हो गया -2T2 इज इक्वल टू 2mg माइनस m⍵²L, ठीक है। T1 को मैं पहले लिख दूं, यहाँ पर वैल्यू ध्यान रहना चाहिए, mg प्लस हाफ m⍵²L। नाउ इसको डील कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये -T2 इज इक्वल टू mg माइनस हाफ m⍵²L। अगर ये हटा लें तो कितना आ गया, माइनस साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लें, कहने का यही मतलब है। तो हाफ m⍵²L माइनस mg। एक इक्वेशन ये, यानी एक टेंशन ये आ गया, दूसरा टेंशन आपका ये निकल गया, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देने की है, चूँकि आपको ओमेगा निकालना है सो दैट कि स्ट्रिंग जो है वो टाउट बना रहे, बिल्कुल खींचा हुआ रहे। तो आपको ये देखना होगा, यहाँ ध्यान से देखिए कि ये भी कांस्टेंट है, T1 - T2 इज इक्वल टू 2mg। मास ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट कांस्टेंट है एंड ग्रेविटी ऑलवेज कांस्टेंट रहती है, एंड T1 + T2 भी कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है। पहले ही कह रहा है कि यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रही है, देयरफॉर ये भी कांस्टेंट है और L भी कांस्टेंट है। इसका मतलब कि अगर कोई एक डिक्रीज करेगा तो दूसरे को इंक्रीज करना होगा, या कोई दूसरा डिक्रीज करेगा तो पहले वाले को इंक्रीज करना होगा, तभी जाके ये दोनों इक्वेशन मेंटेन रहेगा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर T2 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो T1 को क्या हो जाना पड़ेगा, लेस देन 0 हो जाएगा। तो फॉर द टाइम बिंग मैं मान लेता हूँ इस इक्वेशन के हिसाब से कि T2 इज ग्रेटर देन 0। देयरफॉर अभी कितना आया था, हाफ m⍵²L माइनस mg, कितने के बराबर, 0 के बराबर। जस्ट पीछे जाके रिजल्ट देख लीजिएगा। देयरफॉर हाफ m⍵²L इज ग्रेटर देन mg। m से m कैंसिल आउट हो गया, ⍵²L इज 2g, क्रॉस मल्टीप्लाई, ⍵² इज ग्रेटर देन 2g अपॉन L। देयरफॉर ओमेगा इज ग्रेटर देन √2g अपॉन L। यही वो वैल्यू है जिस पर वो स्ट्रिंग टाउट बना हुआ रहेगा। आप चाहें तो T1 भी इसी हिसाब से, चूंकि ये ग्रेटर देन 0 माना है तो दूसरे को लेस देन 0 होना पड़ेगा, तो आप उस पर भी जाकर निकाल सकते हैं। निकालने पर यही आएगा कि ये रिजल्ट अगर पॉजिटिव में आएगा तो वो रिजल्ट निगेटिव में आएगा, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये बात आपको मालूम है, लेकिन मैग्नीट्यूड यही आना है, ठीक है। आप निकाल कर ज़रूर कैलकुलेट कर लेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी सॉलिड सपोर्ट से एक मास या एक ऑब्जेक्ट ऑफ मास m लगा हुआ है और वो हॉरिजेंटल सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है। ये हॉरिजेंटल सर्कल है जिसमें मूव कर रहा है और ये एंगल कितना है, थीटा है। स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है k, और जब स्ट्रेच हो गया है पूरी तरह से खींच गया है स्प्रिंग तो लेंथ l है। ये भी बोल रहा है कि ग्राउंड से इसकी हाइट h है, ओके। मास कितनी दी हुई है, m दी हुई है। तो आपको बताना है, कई सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। सबसे पहले तो स्प्रिंग इस मास पर कितना फोर्स लगा रहा है, पहला क्वेश्चन। दूसरा कि अगर ये स्ट्रेच्ड लेंथ है तो नॉर्मल लेंथ कितनी होगी स्प्रिंग की। तीसरा वेलोसिटी, वो वेलोसिटी निकालिए जिससे
ये दिया हुआ ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ पर यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रही है। और चौथा, अगर स्प्रिंग से ये मास डिटैच हो जाए तो पहले हॉरिजेंटली कुछ दूर भागेगा। मान लीजिए ये डिस्टेंस x है जहाँ तक वो भागता है और फिर वो अर्थ पर गिरेगा, तो आपको बताना है कि वो हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितनी है। यानी इतनी सारी चीज़ें आपको इसमें निकालनी है। बट आपको क्या करना है, अपने बेसिक पर फिक्स रहना है। मान लेते हैं कि ये रेडियस r है और ये क्या है, स्प्रिंग जो है वो एक फोर्स लगा रहा है। दैट फोर्स हम मान लेते हैं वो FSP, यही फोर्स होगा ना, वो खींचेगा, रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है। देयरफॉर ये FSP cos थीटा, क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये थीटा, तो ये भी थीटा, और दूसरा ये कितना हो जाएगा, FSP sin थीटा। यहाँ क्या होगा, mg, ठीक है, लिख लीजिए पहले, FSP cos थीटा इज इक्वल टू mg, इक्विलिब्रियम का केस। देयरफॉर FSP इज इक्वल टू mg अपॉन cos थीटा। तो यही वो स्प्रिंग फोर्स है जो दिए हुए मास पर लग रहा है। तो पहला पार्ट आपका क्लियर हो गया, फर्स्ट। अब क्या कह रहा है कि ओरिजिनल लेंथ, तो आपको मालूम है कि स्प्रिंग जब अनस्ट्रेच्ड होता है, जब खींचा हुआ नहीं रहता है, तो मान लीजिए ये L0 है, लेकिन वो जब खींच रहा है, क्योंकि कई तरह का फोर्स लग रहा है, तो खिंचाव आ गया, तो मान लेते हैं कि नॉर्मल से उसमें एक खिंचाव आ गया, कितना, ये डेल्टा L खिंचाव आ गया। अब स्ट्रेच्ड स्प्रिंग कितने के बराबर हो गया, L0 प्लस डेल्टा L। देयरफॉर इन दैट केस अगर आप लिखें तो L इज इक्वल टू L0 प्लस डेल्टा L, खिंचाव होने के बाद जब स्ट्रेच्ड हो जाता है तो देयरफॉर L0 इज इक्वल टू L माइनस डेल्टा L। अब आप जानते हैं, सेकेंड पार्ट पर काम कर लें, ठीक है। ये जो मैग्नीट्यूड है वो स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू कितना एलोंगेशन है, वो डेल्टा एलोंगेशन हो गया है, डेल्टा L, दैट इज इक्वल टू mg अपॉन cos थीटा, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड वाइज मैंने F स्प्रिंग लिखा है, क्योंकि आप जानते हैं कि स्प्रिंग का माइनस kx होता है, ये डायरेक्शन बताता है नेगेटिव, ठीक है। वो मैंने पीछे बताया हुआ है, जहाँ पर भी स्प्रिंग न्यूटन्स लॉ में डील किया था वहाँ पर, ठीक है। देयरफॉर डेल्टा L कितना के बराबर हो गया, mg अपॉन k cos थीटे के बराबर हो गया, k cos थीटा, ओके। अब यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिए। देयरफॉर L0 इज इक्वल टू L माइनस डेल्टा L के बदले में mg डिवाइडेड बाई k cos थीटा। आपका ये भी निकल गया सेकेंड नंबर, यानी ओरिजिनल लेंथ ऑफ द गिवन स्प्रिंग भी आपने निकाल लिया। अब कह रहा है वेलोसिटी निकालने के लिए आप देख लीजिए कि एक फोर्स रिक्वायर्ड है F स्प्रिंग इंटू साइन थीटा, जो इस ऑब्जेक्ट को इस सर्कुलर ट्रैक पर रख पा रहा है। देयरफॉर थर्ड पोर्शन में जब आप आएंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि F स्प्रिंग साइन थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। यही तो रेडियस माना हुआ है, ये स्ट्रेच्ड स्प्रिंग है तो L। अब यहाँ पर पहले मैं निकाल लेना चाहता हूँ साइन थीटा। देखिए ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, देयरफॉर r इज इक्वल टू L साइन थीटा हो गया, ठीक है। देयरफॉर अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। देयरफॉर अब कैलकुलेट कर लीजिए, FSP कितना है, mg अपॉन cos थीटा, mg डिवाइडेड बाई cos थीटा, ठीक है, इनटू दिस इज साइन थीटा, एंड mv स्क्वायर, ये कितना mv स्क्वायर, और r कितने के बराबर, L साइन थीटा के बराबर, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेकर इधर चले जाइए तो कितना हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये m से m पहले कैंसिल कर लीजिए, जी एल साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा और ये साइन थीटा, जी एल
GL साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या होगा कॉस थीटा एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, देयरफॉर V इज इक्वल टू हाउ मच, GL साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ये आपकी वेलोसिटी निकल गई। अब फोर्थ पार्ट देख लेते हैं कि जब ये ब्रेक कर जाएगा तो कितना दूर हॉरिजेंटली जाएगा और फिर वो फॉल कर जाएगा। तो फॉल कितने हाइट से कर रहा है ये भी देख लीजिए, h हाइट से कर रहा है, और यहाँ पर पहले ऐसे घूम रहा था तो उसका वर्टिकल कोई कनेक्शन नहीं है, हॉरिजेंटल सरफेस में घूम रहा है। तो वर्टिकली जब फॉल करेगा तो इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देयरफॉर h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। देयरफॉर अगर ये 0 हो गया है तो t इज इक्वल टू √2h अपॉन g। टाइम आपने निकाल लिया, ठीक है, और यही टाइम काम आएगा इसको निकालने के लिए, दैट इज v इंटू टी। v ऑलरेडी आपने ये लिखा हुआ है, v इंटू √2h अपॉन g। उतना देर में, इतने टाइम में यही डिस्टेंस वो कवर करने वाला है, ठीक है ना। उसी को करते हुए वो नीचे की तरफ गिर जाएगा, ठीक है। तो टाइम भी आपको निकल गया, वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी आप लिख लीजिए अगर लिखना चाहते हैं, आप सारे वैल्यू पुट कर दीजिए। दिस इज GL साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इनटू √2h अपॉन g, दोनों ही रूट में है, देयरफॉर g से g ये वाला कैंसिल हो गया। कितना आ जाएगा ये, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अलग से इसको, x इज इक्वल टू 2HL साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। चाहे तो tan के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई उससे खास फर्क नहीं पड़ता है। देयरफॉर यही वो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है जो वो कवर करेगा। तो मैं ये बार बार बोलता हूँ कि आपको बेसिक्स के ऊपर बिल्कुल बने रहना चाहिए। क्वेश्चन चाहे जितना भी घुमावदार होगा, आप अगर बेसिक क्लियर रखते हैं तो उस क्वेश्चन को आसानी से डील कर सकते हैं। लेते हैं एक लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक सॉलिड सपोर्ट से एक इनएक्सटेंसिबल और मासलेस स्ट्रिंग के थ्रू कोई ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एक हॉरिजेंटल सर्कल में रोटेट कर रहा है, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी दी हुई है, 1.5 मीटर दी हुई है, और ये क्या है, एक कोन बना रहा है जिसकी हाइट है 2 मीटर की। ये स्ट्रिंग ब्रेक कर जाता है और ये फॉल कर जाता है वर्टिकली डाउनवर्ड एक हॉरिजेंटल प्लेन में, और वो प्लेन है कौन सा, वो प्लेन है XY प्लेन, ठीक है। ये प्लेन कौन सा है, X एंड Y प्लेन। कहाँ हिट करता है, पॉइंट P पर। तो आपको बताना है कि पॉइंट O से P की डिस्टेंस कितनी है, ये ओरिजिन O। अब यहाँ पर एक चीज़ पहले ही मान लेते हैं कि ये वर्टिकल एंगल थीटा है, और ये जो ब्रेक करता है वो पॉइंट O से 1.5 मीटर टुवर्ड्स राइट फ्रॉम O ब्रेक करता है। ब्रेक करेगा तो आप, जाहिर सी बात है कि अगर ये आप मान लें कि लोहे का बिल्कुल सॉलिड रिंग है और एक ही स्ट्रिंग से रोटेट कर रहा है, अचानक से ये ब्रेक करेगा तो जो पोर्शन अभी स्ट्रिंग से अटैच नहीं होगा वो सीधा ऐसे गिरेगा, ठीक है, और जो पोर्शन स्ट्रिंग से अटैच होगा वो टॉपल करेगा थोड़ा सा, मतलब उसका बिल्कुल वर्टिकल फॉल नहीं होगा, वो y की डायरेक्शन की तरफ ऐसे मूव करना शुरू करेगा, ठीक है। तो 1.5 मीटर टुवर्ड्स राइट फ्रॉम O होता है, देन स्ट्रिंग ब्रेक्स। तब क्या होता है, स्ट्रिंग ब्रेक कर जाता है। तो यही पोर्शन आपको देखना है, ध्यान से समझना है। तो जब ये पोर्शन इस पाथ को फॉलो करेगा, मतलब टुवर्ड्स y है ये, ठीक है, तो देयरफॉर लेट
velocity of particle m is in direction y and let velocity is v। ठीक है, अब बाकी चीज़ तो कुछ है नहीं, ये टेंशन, देयरफॉर दिस इज t cos थीटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये mg के बराबर, और ये अगर r मान लिया है आपने, सबको मान लेते हैं, ये h1, हाँ ये h2 हाइट जो दी हुई है 5.76 मीटर दी हुई है फ्रॉम दिस हॉरिजेंटल प्लेन टू द ग्राउंड। ठीक है, कितनी दी हुई है इसको मान लेते हैं h2। ठीक है, तो अब क्या है कि आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, वेलोसिटी निकालना होगा टुवर्ड्स y डायरेक्शन और बाकी चीज़ें आपको गिवन है। तो क्या हो जाएगा, ये अगर t साइन थीटा हो जाएगा, कंपोनेंट कितना हो गया t साइन थीटा, तो वो t साइन थीटा कितने के बराबर हो गया, mv स्क्वायर अपॉन r, ये गिवन रेडियस, और t cos थीटा कितने के बराबर, mg के बराबर। देयरफॉर tan थीटा कितने के बराबर, अगर दोनों को डिवाइड कर लें पहले वाले को दूसरे से, तो ये v स्क्वायर अपॉन rg, और v कितने के बराबर, रूट ओवर rg tan थीटा। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि tan थीटा का एक और रिलेशन निकाल लें इस दिए हुए ट्राइंगल में जो आपको दिख रहा है, इसके साथ जो बन रहा है, वो tan थीटा कितने के बराबर हो जाएगा, दिस इज परपेंडिकुलर r एंड दिस इज बेस, कितना h1, देयरफॉर r इज इक्वल टू h1, सॉरी इसको नहीं लिखिए, डायरेक्ट tan थीटा यहाँ पर लिख लीजिए, ये रिजल्ट v इज इक्वल टू rg इंटू r अपॉन h1, कितना आ गया, दिस इज r स्क्वायर g अपॉन h1। ये एक वेलोसिटी निकल गई आपकी। ठीक है, अब रिलेट करना है आपको, ये अगर हॉरिजेंटली फॉल कर जाता, ये अगर पूरा पूरा वर्टिकली फॉल कर जाता ये हॉरिजेंटल प्लेन, तो उस हालत में देखिए अभी यहाँ पर रुका हुआ था, अचानक से फॉल, ये अपने हॉरिजेंटल प्लेन में ज़रूर मूव कर रहा है, ज़रूर सर्कुलर मोशन में है, लेकिन अभी ये वर्टिकल प्लेन के लिए इनिशियली रुका हुआ है। देन h2 कितने के बराबर हो जाता, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, ये ज़ीरो है चूँकि वर्टिकली वो अभी रुका हुआ था, देयरफॉर इनिशियल स्पीड ज़ीरो, देयरफॉर h2 इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, यहाँ से टाइम निकल जाएगा 2h2 अपॉन g। ठीक है, अब क्या है कि ये वेलोसिटी आपने y की तरफ माना हुआ है, तो y की तरफ कितना डिस्टेंस कवर किया, हम मान लेते हैं वो डेल्टा y है, y की तरफ का डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो भी कवर कर रहा है, v इंटू टी। अब v आपका कितना है, यहाँ से देख लीजिए, r स्क्वायर g डिवाइडेड बाई h1, एंड t कितना आपने निकाला हुआ यहीं पे लिख रहे हैं। ठीक है, t है आपका 2h2 डिवाइडेड बाई g, दोनों रूट के अंदर है, देयरफॉर g से g कैंसिल, कितना बच गया 2r स्क्वायर h2 डिवाइडेड बाई h1। सारे वैल्यूज़ को पुट कीजिए, सारा वैल्यूज़ पुट करने से y की तरफ का डिस्टेंस आपको मिल जाएगा, कितना हो गया ये 2 इंटू r1 स्क्वायर है, सॉरी r स्क्वायर है 1.5 मीटर स्क्वायर, एंड h2 कितना है 5.76 मीटर है, 5.76 मीटर डिवाइडेड बाई h1 2 मीटर, 2 से 2 कैंसिल, ये कितना हो गया 1.5 मीटर का होल स्क्वायर इंटू ये 576 डिवाइडेड बाई 100, कितना हो जाएगा ये 1.5 का स्क्वायर इंटू ये 24 डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें, सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा आपका 1.5, रूट ख़त्म हो जाएगा 24 अपॉन 10, मल्टीप्लाई करके लिख लें 3.6 मीटर, कितना आ गया y के डायरेक्शन में डिस्टेंस इतना आ गया। और देख लीजिए x के डायरेक्शन में आपका ऑलवेज कितना है डिस्प्लेसमेंट, चाहे वो यहाँ से लें या यहाँ से लें, ये डिस्टेंस है, रेडियस है, नॉट डिस्प्लेसमेंट 1.5 मीटर।
तो अब आपको क्या निकालना है, एक्स वाई प्लेन में फॉल कर रहा है ना, लेकिन ना वर्टिकल है ना हॉरिजेंटल है। इसका मतलब वो जो आप लिखेंगे फाइनल जो पोजीशन होगा वो कितना हो जाएगा, ओपी। ओपी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1.5 आई के यानी एक्स के डायरेक्शन में आई, एंड 3.6 किसके डायरेक्शन में, वाई के डायरेक्शन में जे। देयरफॉर मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे इस ओपी का कितने के बराबर, 1.5 का होल स्क्वायर प्लस 3.6 का होल स्क्वायर। ये मीटर्स में है, मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट करके लिख लें, ये आ जाएगा 3.9 मीटर के बराबर। सो बार बार मैं कहता हूँ अपने बेसिक्स पर टिके रहिए। बेसिक्स क्लियर होगी तो क्वेश्चन चाहे जितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो आपको दिक्कत नहीं आएगी उसे सॉल्व करने में। मिलते हैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।